Hello friends, welcome to MCQ Adda. Today we are going to discuss the topic motion. ये टॉपिक ऑलमोस्ट JKSSB के सभी जो वैकेंसीज़ है उनमें पूछा जाता है। जिस जिस वैकेंसी के सिलेबस में जर्नल साइंस या डायरेक्टली मोशन दिया है, मैकेनिक्स दिया है, सो ये मोशन जो है ये लेक्चर किसी भी एग्ज़ामिनेशन जो कि JKSSB का है उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए मोशन स्टार्ट कैसे हुआ। 14th सेंचुरी में निकोलस ऑर्सम जो था उसने टाइम और वेलोसिटी डिस्कवर की, राइट। फिर 17th सेंचुरी में गलीलियो जो था उसने क्या देखा कि कांस्टेंट एक्सिलरेशन होती है सारे फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की। मतलब आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गिराते हो तो उसकी जो एक्सिलरेशन होती है, उसकी जो गिरने की रेट है वो कांस्टेंट होती है। और फिर 1670 में इसाक न्यूटन ने जो है कैलकुलस के यूज़ से डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकाली, वेलोसिटी निकाली, एक्सेलरेशन निकाली। और 1687 में फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, पावर, ठीक, ये चीज़ें निकाली। ठीक है, देखिए 3 लॉज ऑफ मोशन जो है ये डिराइव हुए हैं केपलर्स लॉ से। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोशन का बेसिक्स। मोशन होता क्या है? मोशन होता है एक्शन ऑफ चेंजिंग लोकेशन या पोजीशन। अगर कोई भी चीज़ हिलती है उसको हम मोशन कहते हैं। गाड़ी, कोई भी व्हीकल, इंसान, कोई भी जानवर, जो भी कोई मूवमेंट दिखाता है उसको हम मोशन कहते हैं, राइट। रेक्टिलिनियर मोशन जो है ये होता है मोशन जब एक स्ट्रेट लाइन में हो तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और एक टर्म है इसमें डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। अगर मैं आपको एक यहाँ पे समझाऊँ, अगर ये एक रोड है, राइट। सो यहाँ से एक बंदा स्टार्ट किया चलना और यहाँ पे पहुँचा, सो ये तो हो गई उसकी डिस्टेंस। लेकिन अगर वो डायरेक्टली यहाँ से आया, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद है यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन होता है जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, राइट। मतलब इसमें वेलोसिटी ज़ीरो होगी किसी भी टाइम पे। ठीक है, आपको अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर एक गाड़ी कंटिन्यूसली चल रही है 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, ना उसमें अप हो रहा है कुछ, ना उसमें स्पीड में डाउन हो रहा है, हम कह सकते हैं कि इस गाड़ी की एक यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल टाइम में, राइट। एक घंटे में वो 40 किलोमीटर कवर करती है, अगले घंटे में भी 40 किलोमीटर, अगले घंटे में भी 40 किलोमीटर। दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स। ठीक, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका उल्टा होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब जब ऑब्जेक्ट कवर करे अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है, वेलोसिटी वेरी करती है टाइम के साथ। एग्जाम्पल फिर से मैं अगर गाड़ी की ही लूँ कि आप एक गाड़ी चला रहे हो, आपने पहले स्पीड 40 रखी, फिर आपको रोड अच्छा मिला आपने 80 कर दी, फिर रोड अच्छा नहीं था आपने 20 कर ली। सो मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो अप डाउन हो रही है, एक्सीलरेशन, राइट। आप इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं कर रहे हैं इक्वल इंटरवल्स में। आपने पहले घंटे में 40 किलोमीटर कवर किए, दूसरे घंटे में 80 किए, राइट, तीसरे में भी 80 किए। सो इन अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है। ठीक है, अगर हम क्वांटिटीज़ की बात करें, देखिए क्वांटिटीज़ में आता है पहले स्केलर। स्केलर क्या होता है, जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, सिंपली सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। अगर एग्जांपल के तौर पे लूँ, वॉल्यूम है,
3D स्पेस है, लेंथ है, एरिया है, स्पीड है, मास है, डेंसिटी है, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, एंट्रोपी, वर्क, पावर और भी बहुत सारी हैं। सो ये चीज़ें इनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर हम लेंथ लेंगे, लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होता है कि लेंथ कितनी है, डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है। ठीक, लाइकवाइज स्पीड, आपकी स्पीड 80 किलोमीटर है लेकिन इसमें डायरेक्शन ज़रूरी है ही नहीं, आप किस साइड जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो, नॉर्थ जा रहे हो, इट डज़ नॉट डिपेंड, राइट। दूसरी आती है इसमें वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है उनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी ज़रूरी है क्योंकि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाना है, राइट। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, और भी बहुत सारी जो है चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ, फोर्स, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ फोर्स, देखिए फोर्स जो है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? फोर्स में आपको डायरेक्शन भी ज़रूरी है कि आप किस तरफ धक्का दे रहे हो, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। सो ये डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर में, ठीक है। चलिए, इसके बाद स्पीड देखिए। स्पीड आपको पता ही होगा कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर की, उसको हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड मैथमेटिक्स में मैंने आपको पढ़ाया है कि टोटल डिस्टेंस होता है अपॉन टोटल टाइम, ठीक, इसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें मोशन भी होती है और स्पीड भी होती है, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी मैंने आपको ऊपर बोला मीटर पर सेकंड जो है ये इसका यूनिट है। सिंपली एवरेज वेलोसिटी अगर मैं अब बोलूँ तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो यही है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल्स, राइट, कि कितनी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आई पर टाइम इंटरवल्स, एवरेज निकालते हैं। एवरेज मैंने आपको सिखाया है, राइट। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। इसके बाद है एक्सीलरेशन। देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, अगर हम बिल्कुल एक लाइन में इसको बोलें कि कितनी वेलोसिटी चेंज हुई पर यूनिट टाइम में, उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन, ठीक। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें मैग्नीट्यूड भी इम्पॉर्टेंट है, स्पीड भी, राइट। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका जो है यूनिट है। इसके बाद एक टर्म आती है इंस्टेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है कि एक्सेलरेशन एक स्पेसिफिक मोमेंट पर, राइट, एक स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक टाइम की बात करते हैं, हम एक मोमेंट की बात करते हैं इसमें कि इंस्टेनियस, इंस्टेंट, राइट, इंस्टेंट वर्ड आप याद रखिए इसमें, इंस्टेंट एक्सेलरेशन। इसके बाद होता है रिटार्डेशन। देखिए एक्सेलरेशन का उल्टा है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो। रिटार्डेशन क्या होता है? अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने स्पीड ब्रेकर है तो आपने ब्रेक अप्लाई की तो एक्सेलरेशन कम हो रही है, राइट। अगर एक्सेलरेशन ऐसे थी तो अब बिल्कुल डाउन हो रही है और यहाँ पे जंप है बिल्कुल ज़ीरो हो गई, इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। इसमें क्या होता है कि इनिशियल जो है वेलोसिटी वो ज़्यादा होती है फाइनल से, ओबियसली, ठीक है। इसके बाद कुछ ग्राफ्स हैं, इनको आपने माइंड में रखना है, जैसे कि डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ है। यूनिफॉर्म में क्या होगा? मैंने क्या बोला, इक्वल डिस्टेंस होगा इक्वल टाइम पर। सो आप कहीं पे भी देखो जितनी डिस्टेंस है उतना टाइम भी लगा होगा। नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन अप जाती है ऐसे, इसमें टाइम और डिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है। लाइकवाइज
वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ अगर आप देखोगे, वेलोसिटी और टाइम, सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, मैंने आपको समझाया ऊपर कि वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म हो वो ज़ीरो होती है, राइट। मतलब किसी भी टाइम पे वेलोसिटी आप देखोगे वो सेम रहेगी, जैसे यहाँ पर है, आप किसी भी टाइम पे देखो वेलोसिटी सेम रहेगी, ये अप नहीं हो रही है, राइट। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम है, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड का है। जितनी वेलोसिटी, जितना टाइम होगा उतनी वेलोसिटी होगी, मतलब यूनिफॉर्म इक्वल इंटरवल, जितना यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ा है उतना यहाँ से यहाँ तक टाइम भी बढ़ा होगा, ठीक। इसके बाद आता है फोर्स। देखिए फोर्स होता है पुल और पुश, बचपन से सुना होगा आपने, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें चेंज होती है स्पीड भी, इसमें डायरेक्शन भी चेंज होती है, इसमें दोनों भी चेंज हो सकते हैं। सो ये फोर्स जो है यही चेंज ब्रिंग करता है इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें आता है पहले कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो टचिंग से हो। जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में हो उसको हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स, राइट। कि आपने किसी को धक्का दे दिया, उसको कांटेक्ट फोर्स ही कहेंगे ना, ठीक। और इसके बाद है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए हमेशा फोर्स के साथ एक फोर्स होता है जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये हमेशा होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इस साइड खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, राइट। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है कि जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अप्लाई हो बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज, ठीक है, कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज ऑफ ऑन टू फोर्सेस इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन उल्टा लगता है फोर्स का, ठीक। चले, फ्रिक्शन के तीन पार्ट हैं, तीन टाइप्स हैं। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है कि जो फोर्स रिक्वायर हो ओवरकम करने में उस फ्रिक्शन को, जब हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करता है मूविंग फ्रॉम रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, सो वो फोर्स जो कि रिक्वायर होगा उसको धक्का देने में या उसको ओवरकम करने में, वो फ्रिक्शन जो उसके रेस्ट में है, राइट, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो सिंपली आपने स्टैटिक याद रखना है फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट के टाइम पे जो फ्रिक्शन होता है एक ऑब्जेक्ट का उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक। उसके बाद है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग है कि वो फोर्स जो कि रिक्वायर होता है एक ऑब्जेक्ट को कि वो मूव करे सेम स्पीड में। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझोगे कि ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा स्लाइडिंग से, क्यों, क्योंकि स्टैटिक में ऑब्जेक्ट जो था वो रेस्ट पर था, लेकिन स्लाइडिंग में ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है और बस उसको कंटिन्यूसली मूव करने देना है, मतलब फोर्स उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ऑब्वियसली फोर्स ज़्यादा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन उतना ज़्यादा नहीं था, वो ऑलरेडी इन मूवमेंट है। लेकिन स्टैटिक में वो जो है वो बिल्कुल रेस्ट पर होता है, राइट। इसके बाद है रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए रोलिंग फ्रिक्शन होता है जब एक बॉडी रोल करे दूसरे के ऊपर, ठीक। और ये रोलिंग जो होती है ये और ज़्यादा फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, मतलब और आसान होता है उस ऑब्जेक्ट को जो है मूवमेंट में लाना, राइट। सो ये रोलिंग फ्रिक्शन जो है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होती है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट में। सो अब अगर आपको क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर कि ऐसे पूछ सकता है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर देन स्टैटिक, दूसरा ऑप्शन डालेगा स्लाइडिंग इज़ ग्रेटर देन, समझ आया आपको। सो आपने वहाँ पे चूज़ करना है, सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक, उसके बाद स्लाइडिंग, उसके बाद रोलिंग, ठीक। इसके बाद है फ्लूइड फ्रिक्शन। देखिए
फ्लूइड्स जैसे वाटर है और दूसरे कुछ फ्लूइड्स हैं, वो भी एक्सर्ट करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट उनके बीच में से मूव होता है, ठीक। और ये फ्लूइड फ्रिक्शन जो है ये डिपेंड करता है एक तो स्पीड पर, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, उस ऑब्जेक्ट की शेप क्या है और नेचर क्या है फ्लूइड का, राइट। जैसे आपको मैं अगर समझाऊं, एक बोट जा रही है, सो बोट के सामने आपने हमेशा देखा होगा ये वाला शेप होता है, क्यों? क्योंकि पानी आराम से जो है क्रॉस करता है इसको, राइट, और ये बिल्कुल इजीली जो है जाती इसमें से। अब अगर ये ऐसे होगी आगे से तो इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा। सो इसी का मतलब होता है कि शेप ऑफ ऑब्जेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, नेचर ऑफ फ्लूइड भी इम्पॉर्टेंट है, कि वाटर तो चलो सेम रहता है लेकिन कोई और फ्लूइड है, आप तेल पे के ऊपर अगर बोट चलाओगे तो उसकी एक डिफरेंट फ्रिक्शन बनेगी, राइट। और इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो सबस्टेंस लगता है उसको हम लुब्रिकेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और जो मेजर करता है फ्रिक्शन को उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइबोमीटर या ट्राइबोटेस्टर। ये चीज़ याद रखना, फ्रिक्शन को मेजर करने के लिए जो डिवाइस लगता है उसको बोलते हैं ट्राइबोमीटर या ट्राइबोटेस्टर। इन्वेंट किया था लियोनार्डो डा विंसी ने, जो कि फर्स्ट ट्राइबोलॉजिस्ट था, ठीक। चलिए, ये तो हो गई कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसके बाद आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जो कि दो ऑब्जेक्ट्स में हो विदाउट टचिंग फिजिकली, ठीक। इसमें आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जब एक चार्जड बॉडी एक्सर्ट करे फोर्स ऑन अदर चार्जड या अनचार्जड बॉडी पर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। जब एक चार्जड बॉडी दूसरी चार्जड बॉडी पे या दूसरी अनचार्जड बॉडी पे जो है फोर्स एक्सर्ट करे विदाउट फिजिकली, है ना, इसमें फिजिकल टच नहीं है, सो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे स्ट्रॉ और रबर का आपने हमेशा देखा होगा, स्ट्रॉ और पेपर का जो है, अगर आप स्ट्रॉ को रब करोगे, कॉम्ब को रब करोगे हेयर के साथ, फिर आप कागज़ के थोड़ा सा क्लोज लोगे तो वो चिपक जाते हैं, वो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल है, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं? देखिए, बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्सेस हो वो अपोजिट हो डायरेक्शन में और इक्वल इन साइज हो, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हो, डायरेक्शन और मोशन में चेंज ना आए और वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट रहे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड ऑब्वियसली इसका अपोजिट होगा कि ये अपोजिट नहीं होते, इक्वल इन साइज नहीं होते, ठीक है। मोशन ये कॉज करते हैं क्योंकि जब बैलेंस्ड है ही नहीं तो एक तो मोशन कॉज करेगा। देखिए, इसमें दो चीज़ें आपने याद, जब अपोजिट डायरेक्शन हो मतलब बैलेंस्ड की बात हो रही है तो कंबाइंड फोर्स होता है डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस, और जब सेम डायरेक्शन हो तो कंबाइंड फोर्स होता है सम ऑफ टू फोर्सेस, ठीक है। राइट एंगल्स पर नेट फोर्स होता है रिजल्टेंट। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी, एग्जामिनर इसको यूज़ करता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपने स्प्रिंग बैलेंस सुना होगा। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है? ये मेजर करता है फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आया है स्प्रिंग बैलेंस का ट्रिपल बीम बैलेंस भी, जो कि मेजर करता है मासेस मोर प्रिसाइजली। सो देखिए, फोर्स मतलब एक हिसाब से मास ही तो है कि उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है उतना ही तो फोर्स लगेगा, ठीक है। चलिए, ये चीज़ छोड़िए आप, एरर। इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया और मास क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, समझिएगा इस चीज़ को, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो ये वो रेस्ट में ही रहेगा ना, ओबियसली। अगर वो मूविंग में है तो वो मूविंग में ही रहेगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। अनलेस आप उस पर कोई जोर ना लगाओ, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ, तो वो रेस्ट भी रहेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक कॉपी पड़ी है,
ये कॉपी ज़िंदगी भर ऐसी ही रहेगी अगर मैं इसको ना उठाऊं। ठीक, अगर एक रोटेटिंग कोई भी चीज़ है जो कि रोटेशन में है, वो हमेशा रोटेशन में ही रहेगी जब तक उसके साथ डिस्टरबेंस ना हो। तो इस चीज़ को, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। ये मेजर होती है मास से। ठीक, चलिए। सो इनर्शिया आपने देखा कि ये नेचुरल टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की टू रेजिस्ट करती है चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी किसके लिए, रेजिस्ट करने में, चाहे इसकी चेंज हो इसकी स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट में। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉज के। देखिए न्यूटन ने 3 लॉज दिए हैं। पहला लॉ है बिल्कुल जो मैंने यही समझाया, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन unless compelled to state of change by action of external force। क्या बोल रहा है जो मैंने अभी ऊपर बोला कि एक ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, या अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अनलेस उस पर एक फोर्स या कोई एक्शन ना हो एक्सटर्नल फोर्स का, तभी वो स्टेट चेंज करेगा, तब तक नहीं करेगा। इनर्शिया की बात हो रही है। सो इसका मतलब ये भी हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो मेंटेन करता है कांस्टेंट या ज़ीरो वेलोसिटी रेस्ट में। ऑब्वियसली ये भी कहने का मतलब है इसका। दूसरा लॉ है न्यूटन का कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट है चेंज ऑफ मोमेंटम की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फोर्स अप्लाइड टू इट। ठीक है, मतलब देखिए अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जब चेंज करता है अपना मोमेंटम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस फोर्स पे जो कि उसको अप्लाई किया जाता है। मतलब जितना ज़्यादा फोर्स उतना ही वो मोमेंटम चेंज करेगा। ठीक, टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिस साइड आप फोर्स अप्लाई करोगे उसी हिसाब से मोमेंटम चेंज होगा। फार्मूला अगर इसका मैं बोलूँ, P इक्वल्स टू mv। P होता है मोमेंटम, m होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, देखिए डायरेक्शन इसमें सेम होती है एज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और ये डिफाइन करता है ये लॉ कि वेलोसिटी कैसे चेंज होती है जब हम एक्सटर्नल फोर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, मोमेंटम को जो है हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड में जो है ये इसका यूनिट है। ठीक है, देखिए अब फोर्स है, फोर्स मैंने आपको समझाया होता क्या है। तो फोर्स की हम डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं ना कि चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम, कि टाइम के हिसाब से मोमेंटम कितना चेंज हुआ। ऑब्वियसली उतना ही चेंज होगा जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे, वही उसी से डिराइव हुई है फार्मूला। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन जो है, देखिए यहाँ पे हमने देखा कि जितना जो मास होगा ऑब्जेक्ट का और जिस हिसाब से एक्सेलरेशन होगी, वो सेम दोनों चीज़ें डिपेंड होगी फोर्स पे कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया है। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और किलोग्राम मीटर सेकंड टू इनवर्स जो है ये इसका यूनिट है। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आते हैं इम्पल्स। देखिए इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है प्रोडक्ट किस चीज़ का, एवरेज फोर्स और टाइम का। इसको हम चेंज इन मोमेंटम भी कहते हैं। ठीक, एम डेल्टा वी, डेल्टा वी होता है, एम होता है मास, डेल्टा वी वेलोसिटी। तो ये मोमेंटम का ही फार्मूला है ना, P इक्वल्स टू एम वी, राइट। थर्ड लॉ बिल्कुल इजी है कि टू एवरी एक्शन या फोर्स की बात करें नेचर में, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गन और बुलेट इसकी एग्जाम्पल है कि गन से जब गोली निकलती है तो गन बिल्कुल पीछे की तरह खींचता है, राइट। थर्ड लॉ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है मतलब उतना टफ नहीं है, उतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं है इसमें। उसके बाद हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि मोमेंटम जो एक सिस्टम का होता है वो कांस्टेंट होता है। ये मैंने अभी आपको बोला कि मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर अप्लाई ना करें, राइट। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में आपको मैंने बोला, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ ये समझाता है कि फोर्स जो है वो होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पी, मतलब मोमेंटम। ये भी मैंने बोला सेकंड लॉ में आपको, राइट। अगर हम इसका समरी निकालें इस चीज़ का, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि टोटल चेंज जो होती है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल में वो इक्वल भी होती है और अपोजिट भी होती है टू चेंज ऑफ मोमेंट इन पार्टिकल 2, मतलब समेशन 0 ही आएगा। समझ आ रही है बात को? दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, बैलेंस्ड फोर्सेस आप याद कीजिए यहाँ पे, इक्वल एंड अपोजिट। सो सम 0 ही निकलेगा, क्योंकि देखिए जब बैलेंस्ड फोर्सेस होंगे दो पार्टिकल्स के, फॉर एग्जांपल एक का +5 है दूसरे का -5 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट है और इक्वल है, तो सम तो 0 ही आएगा ना, ठीक है। चलिए और इसका हम ये चीज़ भी जो है समरी निकाल सकते हैं कि सम ऑफ मोमेंटम जो है, मोमेंटा मतलब मोमेंटम बिफोर और आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले और कोलिजन होने के बाद इक्वल रहेगा, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस ना हो, जब हम कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाए तो मोमेंटम जो है कोलिजन से पहले भी सेम रहता है, कोलिजन के बाद भी सेम रहता है, ठीक। इसके बाद आती है प्रेशर। देखिए प्रेशर जो है, प्रेशर होता है फोर्स जो कि एक्ट होता है एक यूनिट एरिया में। फार्मूला आपने सुना होगा बचपन से, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स कितना लग रहा है एक एरिया में, उसको हम प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। यूनिट्स इसके पास्कल है, न्यूटन मीटर है और टॉर भी है। रिसेंटली पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में इसका क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। उसमें जो है न्यूटन भी उन्होंने दिया था, ठीक है। सो न्यूटन तो फोर्स का है, आपको पता ही है, उसमें पास्कल देना था, उसमें टॉर था, राइट। और भी एक ऑप्शन था उसमें। सो आप ये समझ सकते हैं प्रेशर को, अगर आप समझेंगे तो आप कंसिडर कीजिए कि फोर्सेस जो कि एक्ट हो रहे हो परपेंडिकुलर टू सरफेस, उसको हम प्रेशर बोलते हैं, राइट। अगर ये एक एरिया है और प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, तो इसको, या फोर्स जो है वो यहाँ पे एक्ट हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, उसको हम एज ए प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा प्रेशर ब्रेक होती है व्हीकल्स में, तो वो क्या होता है कि वो प्रेशर एक्सर्ट करता है उस व्हील के डिस्क पे, तो वो रुक जाता है, राइट। जो प्रेशर एक्सर्ट करे एयर, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल सिंपल है, ठीक। चलिए, इन फ्लूइड्स प्रेशर इज मेजर ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डायनेसिटी। फ्लूइड्स में प्रेशर हम मेजर कैसे करते हैं? एनर्जी डेंसिटी से, सॉरी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि लिक्विड में एरिया नहीं होगा, लिक्विड में वॉल्यूम होगा, ठीक। और आपने जो चीज़ याद रखनी है यहाँ पे वो है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर से हम प्रेशर को जो है मेजर करते हैं, ठीक। बैरोमीटर दो टाइप का होता है, एक है मर्करी जिसमें होता है, एक है एनोरॉइड जो कि विदाउट फ्लूइड होता है, ठीक है। सो बैरोमीटर के बारे में भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि विच ऑफ द डिवाइसेस यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ, ठीक है, डिवाइसेस, तो वो बैरोमीटर है। सो मोशन में इतना आपके लिए काफ़ी है। मोशन के तीनों लॉज हमने डिस्कस किए, हमने एक एक टर्म्स फोर्स को डिस्कस किया, हर किसी टर्म को डिस्कस किया। आपको मैंने बोला एसआई यूनिट्स क्या हैं इनके, आपको मैंने बोला जो है यूनिट्स क्या हैं इनके,
जब हम जो है इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स लिखते हैं। सो इतना आपके लिए काफ़ी है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट फिर से यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।